इंडियन नेवी की दूसरी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत की फाइनल सी ट्रायल जल्द ही शुरू होने की उम्मीद किया जा रहा है। पीपल लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स में या चाइनीज एयरफोर्स में वो कौन सा ऐसा एयरक्राफ्ट होने वाला है जो कि आगे चल के इंडियन एयरफोर्स की एमका के लिए खतरा बनने वाला है। लगातार क्रैश हो रहे मिग को लेके जब एक तरफ इंडियन एयरफोर्स की तरफ से MiG-21 को डिफेंड करने की कोशिश किया जा रहा है, इसी दौरान लीबियन एयरफोर्स की एक MiG-21 की क्रैश होने की वजह से उनकी भी एक पायलट आज शहीद हो गया है। और अंत में चाइनीज आर्टिलरी सिस्टम को काउंटर करने के लिए भारत की तरफ से भी अभी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के करीब K9 वज्र टी गन्स को तैनात करना शुरू कर दिया गया है। ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले कल हमने एक पोल डाला था जिसमें Su-30 MKI और JF-17 के बीच एक डॉग फाइट को सिमुलेट करने के लिए वहां पे पूछा गया था। अब हालांकि ये जो सजेशन था ये भी आप ही लोगों की तरफ से दिया गया था और शुरुआत में इसको लेके काफ़ी मिक्स रिस्पांस मिल रहा था और मैंने कल रात को ये सोचा कि चलो नहीं बनाते, लेकिन आज जब मैंने देखा तो सुबह तक इसमें लगभग 80% से ज़्यादा लोगों ने इस वीडियो को देखने के लिए समर्थन किया है। और जो लोग भी मना कर रहे हैं, मैं आपकी इमोशन को समझ रहा हूँ कि JF-17 के साथ Su-30 को कंपेयर करना Su-30 की बेइज्जती होने वाली है, लेकिन हम करें भी तो क्या करें क्योंकि हमारे दुश्मन के पास वही है। अब आगे चल के चाइनीज फ्लैंकर्स के खिलाफ या F-16 के खिलाफ या J-20 के खिलाफ भी ट्राई करेंगे, लेकिन DCS में जो JF-17 है जैसा आप सोचते हैं वो वैसा नहीं है। वो काफ़ी कैपेबल एयरक्राफ्ट है। इनफैक्ट DCS में जो JF-17 का मॉड्यूल है ये असल वाले JF-17 से भी ज़्यादा महंगा है। खैर, इस बात को अभी जाने देते हैं। आज की पहली अपडेट INS विक्रांत को लेके है। आप सभी जानते हैं कि चाइना अपनी नेवल पावर को अभी काफ़ी तेज़ी से बढ़ाने की कोशिश करने लगा है और 10 साल पहले तक जिसको एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर को ऑपरेट करने का अनुभव नहीं था, आज वो दो ऑपरेशनल कैरियर को ऑपरेट कर रहे हैं। साथ ही एडिशनल 3 से 4 सुपर कैरियर को अभी चाइना बनाने की कोशिश कर रहा है और ये भारत के लिए आगे चल के काफी खतरा बनने वाले हैं। इसी बीच हमारे पास अभी एक ही एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद था जिसका नाम INS विक्रमादित्य है। और INS विक्रांत की बात करें तो पिछले कई सालों से इसका कंस्ट्रक्शन डिले होने की वजह से इसकी इंडक्शन प्रोसेस काफी धीमा पड़ गया था। अभी इसी साल के अंदर ही INS विक्रांत की फाइनल सी ट्रायल को शुरू किया जाएगा और अगले साल की शुरुआत में इसको इंडियन नेवी में ऑफिशियली शामिल किया जाएगा। तो कुल मिलाकर चाइना के पास अभी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद है और आगे चल के हमारे पास भी 2 ऑपरेशन कैरियर होने वाले हैं। लेकिन अगर INS विक्रांत की बात करें तो ये चाइना के कैरियर्स के मुकाबले साइज में काफ़ी छोटा है। चाइना की सांगडोंग की बात करें तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो लगभग 65,000 टन के आसपास है, जबकि INS विक्रांत की जो डिस्प्लेसमेंट होने वाली है वो लगभग 45,000 टन के आसपास होने वाली है। अब हालांकि साइज में INS विक्रांत चाइनीज कैरियर के मुकाबले थोड़ा छोटा होने वाला है, लेकिन अगर डिज़ाइन के हिसाब से देखा जाए तो ये चाइना की पहली इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर से काफ़ी हद तक एडवांस होने वाला है। अब हालांकि INS विक्रांत का जो डिज़ाइन है वो 1999 में बनाना शुरू किया गया था और 2013 में इसको लॉन्च किया गया। पर अगर चाइना की अभी के दोनों कैरियर्स की बात करें तो इन दोनों का जो डिज़ाइन है वो लगभग 80s के दौर का है। लियोनिंग को सबसे पहले 1985 में बनाना शुरू किया गया था और 1998 में इसको कबाड़ के भाव में चाइना को बेच दिया गया था, जिसके बाद चाइना ने इसको मॉडिफाई करके 2012 तक इसको इंडक्ट किया था। और चाइना का जो दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है यानी कि सांगडोंग है, उसका जो डिज़ाइन है उसको भी लियोनिंग से कॉपी करके बनाया गया है। तो डिज़ाइन के मामले में INS विक्रांत इन दोनों से काफ़ी बेहतर होने वाला है। पर आगे चल के जो कैरियर चाइना लॉन्च करने वाला है वो US की सुपर कैरियर्स को भी चैलेंज करने वाले हैं और ये भारत के लिए सीरियस खतरा पैदा करेंगे। अभी के लिए तो INS विक्रांत से MiG-29 को ऑपरेट किया जाएगा और इसको 2032 के बाद ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर से रिप्लेस करना शुरू किया जाएगा। और ठीक वैसे ही चाइना अभी अपने कैरियर से J-15 जैसे एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करने वाला है जो कि Su-33 की कॉपी है और इसको आगे चल के चाइना अपनी एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट से रिप्लेस करना चाहता है। पर अच्छी बात यह है कि इंडियन नेवी की सेकेंड एयरक्राफ्ट कैरियर अभी पूरी तरीके से तैयार हो चुका है और अभी जल्दी इसको इंडियन नेवी में शामिल किया जा सकता है। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स और चाइनीज एयरफोर्स को लेके है। पिछले कुछ महीनों से हमारा जो पूरा फोकस रहा है वो पाकिस्तान से चाइना की तरफ शिफ्ट होने लगा है, क्योंकि फ्यूचर में हमें पाकिस्तान से ज़्यादा खतरा अभी चाइना से होने लगा है। अब अभी भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में फेस्टिव जैसा सिचुएशन चल रहा है और दोनों तरफ से भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के करीब ट्रूप्स को डिप्लॉय करके रखा गया है। ठीक वैसे ही दोनों ही तरफ से एयरफोर्स को भी वहाँ पर तैनात करके रखा गया है। अब ऐसे में इंडियन एयरफोर्स की जो मेन फाइटर एयरक्राफ्ट है वो Su-30 MKI एयरक्राफ्ट है
और अभी हमारे पास राफेल की भी एक स्क्वाड्रन कंप्लीट हो चुकी है, जो कि आगे चल के चाइना के साथ होने वाली किसी भी फाइट में हमको काफी मदद करने वाला है। लेकिन अभी हमारे पास कोई भी 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट नहीं है और चाइना के पास अभी J-20 मौजूद है, जो कि BVR एंगेजमेंट में इंडियन एयरफोर्स की सभी फाइटर्स के लिए एक सीरियस खतरा बनने वाला है। और अगर इसे चाइना अपनी फ्लैंकर सीरीज के एयरक्राफ्ट के साथ मिक्स करके डिप्लॉय करेगा तो ये इंडियन एयरफोर्स की Su-30 MKI के लिए काफी मुश्किल पैदा करने वाले हैं। लेकिन J-20 कभी भी इंडियन एयरफोर्स की किसी भी फ्लैंकर सीरीज के एयरक्राफ्ट के साथ या फिर राफेल के साथ भी क्लोज रेंज की फाइट में एंगेज होना नहीं चाहेगा। पर अभी चाइना एक और 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को बना रहा है जिसका नाम J-31 है और ये लगभग F-35 का कॉपी है और इसे चाइना एक सस्ते 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के तौर पर बनाना चाहता था ताकि इसको एक्सपोर्ट किया जा सके। और इसका जो डिज़ाइन है वो J-20 के मुकाबले काफ़ी अलग है और इसे J-20 के मुकाबले एक बेहतर डॉग फाइटर के तौर पर डिज़ाइन किया गया है और आगे चल के दुश्मन के एयरक्राफ्ट के साथ डायरेक्ट फाइट लेने के लिए इसको डिज़ाइन किया जा रहा है। अब हालांकि ये अभी तक ऑपरेशनल नहीं हुआ है, लेकिन अगर इसको चाइना ऑपरेशनल करता है तो ये भारत की वर्तमान की किसी भी एयरक्राफ्ट के खिलाफ सीरियस खतरा पैदा करने वाला है। साथ ही अगर इसको पाकिस्तान को एक्सपोर्ट किया जाता है तो ये भारत के लिए और भी मुश्किल पैदा करने वाला है। अब हालांकि इसके रडार्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम या फिर एविनिक्स सिस्टम के बारे में एकदम स्पेसिफिक डिटेल बताया नहीं जा रहा है, लेकिन इसको अभी J-20 के बाद ही ऑपरेशनल किया जाएगा। तो उस हिसाब से देखा जाए तो इसमें ज़्यादा मॉडर्न सिस्टम का इस्तेमाल किया गया होगा और ये आगे चल के इंडियन एयरफोर्स की भूमिका के लिए एक मेन राइवल होने वाला है। अगला अपडेट भी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से है। आप सभी को पता है कि हाल ही में इंडियन एयरफोर्स की MiG-21 की क्रैश होने की वजह से हमारे वेटरन पायलट वीर गति को प्राप्त हुए थे और शायद इसी साल के अंदर ये तीसरी बार हुआ था जहां पर इंडियन एयरफोर्स का एक MiG-21 एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ था। इसके बाद से काफी सारे सजेशन दिए जा रहे थे कि इंडियन एयरफोर्स को अब इन MiG-21 एयरक्राफ्ट को रिटायर कर देना चाहिए क्योंकि इनकी क्रैश रेट अभी काफी बढ़ता जा रहा है। पर इंडियन एयरफोर्स अभी भी इनको इस्तेमाल करना चाहता है और इंडियन एयरफोर्स को अभी भी MiG-21 के ऊपर भरोसा है। इसी भरोसे को रखने के लिए हमारे इंडियन एयरफोर्स के चीफ ने भी अभी MiG-21 एयरक्राफ्ट में उड़ान भरा था, जिसमें एक तरीके से उन्होंने हाल ही में शहीद हुए हमारे स्क्वाड्रन लीडर अभिनव चौधरी जी को ट्रिब्यूट दिया था और इस दौरान उन्होंने MiG-21 की पैंथर स्क्वाड्रन से एक MiG-21 में उड़ान भरा था। अब हालांकि इंडियन एयरफोर्स के जो लीडर्स हैं वो अभी भी MiG-21 के ऊपर फेथ रखे हुए हैं, लेकिन इसकी वजह से पिछले कुछ सालों में हमने कई वेटरन पायलट्स को खो दिया है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत के जो MiG-21 है वो क्रैश हो रहे हैं, इनफैक्ट हमारे जो MiG-21 है इनकी क्रैश रेट पूरे दुनिया भर में सबसे कम है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि जो एयरक्राफ्ट हैं कितने आउटडेटेड हो चुके हैं। और अभी जब ये वीडियो मैं बना रहा था इस दौरान एक और MiG-21 भी क्रैश हो चुका है। हालांकि ये इंडियन एयरफोर्स का MiG नहीं था बल्कि लीबियन एयरफोर्स का MiG-21 था और एक एरियल डिस्प्ले के दौरान ये क्रैश हो गया था और इसमें अभी लीबियन एयरफोर्स का एक पायलट भी शहीद हो गया है। तो पूरे दुनिया भर में MiG-21 एयरक्राफ्ट की जो क्रैश रेट है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, पर अभी शायद लोअर स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ की वजह से इंडियन एयरफोर्स इनको 2 साल और इस्तेमाल करने की सोच रहा है और तेजस MK-1A की पहली स्क्वाड्रन के साथ ही में भी MiG-21 को इंडियन एयरफोर्स से हमेशा के लिए रिटायर करने का फैसला किया जा रहा है। अगला अपडेट ट्विटर में वायरल हो रहे कुछ इमेजेस को लेके, जिसमें इंडियन नेवी के चीफ आपको कैडेट्स के साथ पुशअप लगाते हुए देखने को मिलने वाले हैं। तो ये कल की बात थी जब नेशनल डिफेंस एकेडमी का पैसिंग आउट पैरेड चल रहा था और उस दौरान इंडियन नेवी के चीफ भी वहाँ पे मौजूद थे। तो उन्होंने हंटर स्क्वाड्रन के जो कैडेट्स थे उनको वहाँ पे पुशअप लगाने के लिए कहा था और ये नेशनल डिफेंस एकेडमी का 140वां बैच था और इसमें टोटल 311 कैडेट्स मौजूद थे और इसमें से 18 जो थे वो फॉरेन कैडेट्स थे। जब हमारे नेवी चीफ ने कैडेट्स को पुशअप लगाने के लिए कहा था तो उन्होंने पूछा था कि हमको कितने पुशअप लगाने थे, तो नेवी चीफ ने कहा था कि आप जितना चाहे उतना लगा सकते हैं और साथ ही वो खुद भी उनके साथ वहाँ पे पुशअप लगा रहे थे। इसी बात को लेकर अभी सोशल मीडिया में काफ़ी चर्चा किया जा रहा है और एक तरीके से कैडेट्स की और हमारे फ्यूचर ऑफिसर्स की मोरल को भी बूस्ट करने में काफ़ी मदद करने वाला है, क्योंकि जब पैसिंग आउट पैरेड के दौरान एक 4 स्टार रैंक का ऑफिसर आके आपके साथ मिलकर पुशअप लगाने की बात करते हैं तो ये काफ़ी बड़ी बात होती है। और इस बात को लेकर अभी इंडियन आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल KJS धिलोन ने भी ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि जो लीडर्स होता है वो हमेशा फ्रंट से ही लीड करता है। अगला अपडेट भारत और पाकिस्तान को लेके। आप सभी जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से LOC एकदम शांत है, क्योंकि जब से भारत और पाकिस्तान के बीच अभी सीज फायरिंग एग्रीमेंट को साइन किया गया था उसके बाद ना पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग किया जाता है और ना ही हमारे तरफ से LOC में फायरिंग किया जाता है, जिससे काफ़ी हद तक LOC में जो तनाव था वो कम हो गया था। वरना आपको पता होगा हर रोज वहाँ से फायरिंग होने की बात सामने आती थी, लेकिन अभी सीज फायरिंग एग्रीमेंट साइन होने के बाद इस दौरान पाकिस्तान की तरफ से जो इन्फिल्ट्रेशन वगैरह किया जाता था उसमें काफ़ी हद तक गिरावट नोटिस किया गया था।
इनफैक्ट पिछले कुछ महीनों में एक सिंगल इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश नहीं हुई थी, पर अभी धीरे धीरे वो सारे कोशिश फिर से शुरू किए जा रहे हैं और इसमें मैक्सिमम अभी स्मगलिंग से रिलेटेड केसेस सामने पाए गए हैं। और टोटल 40 केस में से 23 ऐसे केसेस थे जो कि पंजाब सेक्टर में पाए गए थे, 10 जम्मू सेक्टर में, 5 राजस्थान सेक्टर में और एक करके गुजरात और कश्मीर रीजन में देखा गया था। बीएसएफ का कहना है कि पाकिस्तान की तरफ से की गई कोई भी सिंगल इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश अभी कामयाब नहीं हुआ था और बीएसएफ का कहना है कि इनको बॉर्डर में घुसपैठ करने में पाकिस्तान के आईएसआई की तरफ से मदद किया जाता है और अभी धीरे धीरे फिर से जो सुअर लोग थे वो भी एक्टिव होने की कोशिश करने लगे हैं, यानी कि फिर से वही सब सिलसिला शुरू हो सकता था जो पहले चल रहा था। इस पर कमेंट करते हुए हमारे आर्मी चीफ जनरल एमएम नरावने ने बताया सीज फायरिंग एक अच्छा स्टेप था जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच बॉर्डर में चल रही तनाव को कम करने के लिए काफी मदद करने वाला है, लेकिन इसको बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान को सबसे पहले पीओके रीजन में मौजूद अपने सभी सुअर प्रोडक्शन फैक्ट्रीज को बंद करना पड़ेगा। अभी भी आर्मी की इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक इस रीजन में लगभग 18 से 20 सुअर ट्रेनिंग कैंप मौजूद है और यहाँ पर टोटल 220 सुअर मौजूद है, जिनमें से 80 से 90 के आसपास फॉरेन सुअर है। तो जब तक इनको पाकिस्तान पूरी तरीके से खत्म नहीं करता है तब तक भारत और पाकिस्तान के बीच शांति काम करने का जो एम है वो कभी भी कामयाब नहीं हो पाएगा। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की तरफ से है। कल मैंने आप सभी को बताया था कि इंडियन आर्मी की तरफ से अभी K9 वज्र टी गन्स को लद्दाख में तैनात किया गया है। अभी तक इंडियन आर्मी को लगभग 100 के आसपास K9 वज्र टी गन को डिलीवर किया जा चुका है और पिछले कुछ दिनों से आपने देखा होगा चाइना की तरफ से तिब्बत ऑटोनोमस रीजन में और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के दूसरे तरफ में PCL-181, PCL-161 जैसे आर्टिलरी सिस्टम और PLA-03 जैसे मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम को तैनात किया जा रहा था। तो इनको काउंटर करने के लिए इंडियन आर्मी की तरफ से अभी K9 वज्र टी गन्स को लद्दाख में डिप्लॉय किया जा रहा है। पहले भी इनको लद्दाख की क्लाइमेट कंडीशन में टेस्ट किया जा चुका है और इनको इस रीजन में ऑपरेट करने में कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता है और एक सेल्फ प्रोपेल्ड सिस्टम है, यानी कि ये अपने आप ही मूव कर सकते हैं। पर ये दिखने में टैंक जैसा लगता है तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि इनका आर्मर भी काफ़ी मोटा होगा, लेकिन ये मेनली 14.5 mm के राउंड को और 155 mm की सेल से निकलने वाली शार्पनेल्स को ही झेल सकते हैं या किसी माइन अटैक को झेलने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। लेकिन इनका जो आर्मर है वो टैंक जैसा नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि एक आर्टिलरी सिस्टम है तो इनको कभी भी उस तरीके की डायरेक्ट फाइट लेने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा और इनको मेनली काफ़ी दूरी से ही दुश्मन की लोकेशन के ऊपर बमबारी करने के लिए या बंकर को उड़ाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये मल्टीपल राउंड को भी फायर कर सकता है और लगभग 15 सेकंड के अंदर ये 3 राउंड को फायर कर सकते हैं, जिसमें से हर एक राउंड अलग अलग टारगेट को हिट कर सकता है और इस तरीके के अटैक को मेनली दुश्मन की जो फोर्टिफिकेशन होती है उसको नाकाम करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। वैसे 1 मिनट के अंदर मैक्सिमम 12 राउंड को फायर कर सकता है और एक ही बार में इसमें लगभग 104 राउंड को लोड किया जा सकता है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।